दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम सीडीपी के टॉप 15 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 115 तक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस का आज हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और ये वीडियो का पार्ट नंबर 11 है, यानी 11 है। तो दोस्तों, इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने इंग्लिश के जो टॉप 100 जो क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को अच्छे से जान लिया है। अब हम सीडीपी के जो क्वेश्चंस है वो कवर करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वो है शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा में आकलन एवं मूल्यांकन शिक्षण शास्त्र शैक्षिक अभिवृत्ति से रिलेटेड क्वेश्चंस है। यानी इंग्लिश में भी ये आपका दिया हुआ है, यानी बाइलिंगुअल है। आप जिस भी लैंग्वेज वाले हो, आप हिंदी वाले हो, हिंदी मीडियम वाले हो या इंग्लिश मीडियम वाले, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल मैं अभी हिंदी को रीड करूंगा, बट अगर आपको कहीं पे डाउट लगे तो इंग्लिश का भी हम जो है रीड करेंगे। ओके। तो पढ़ाते समय शिक्षक को प्रश्न क्यों पूछने चाहिए, मतलब क्वेश्चन क्यों पूछना चाहिए। जब हम कोई टीचर जब क्लास में पढ़ा रहा हो तो उन्हें बीच बीच में क्वेश्चन क्यों पूछने चाहिए। ठीक है। तो ऑप्शन ये है, प्रश्नों की सहायता से शिक्षक पाठ समझाने में विद्यार्थियों का सहयोग प्राप्त कर सकता है। हाँ, ये भी सही लग रहा है। और प्रश्नों की सहायता से शिक्षक विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित कर सकता है, ये भी कर सकता है। बट जो है एप्रोप्रिएट ज़्यादा कौन होगा उसे हमें बताना है। प्रश्न पूछकर शिक्षक कुछ समय बिता सकता है, बिताने वाली बात नहीं, यहाँ पे एकदम करेक्ट इनकरेक्ट है ये। प्रश्न पूछकर शिक्षक विद्यार्थियों के मन से भय निकाल सकता है, भय निकालने वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे दोनों सही है, लेकिन ज़्यादा एप्रोप्रिएट क्या है, वो होगा ऑप्शन ए। यानी प्रश्न की सहायता से जो शिक्षक है ना, वो पाठ को समझाने में क्या करते हैं, विद्यार्थियों को सहयोग प्रदान कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। और प्रश्नों की सहायता से शिक्षक विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित कर सकता है। ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एप्रोप्रिएट में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। बताइए, इनमें से कौन सा है जो पर्यावरण अध्ययन यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज जो टीचिंग है उसका उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं है, तो देखिए, विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदना विकसित करना, ये तो है, उद्देश्य है। पर्यावरण अध्ययन की मूलभूत अवधारणाओं को रट लेना, देखिए रट लेना, रट्टाफिकेशन, रट्टा लगाना, यही नेगेटिव लग रहा है। तो ये और बाकी देख लेते हैं। विद्यार्थियों में अवलोकन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना, ये भी अपने आप में पॉजिटिव है। इनके अंदर ऑब्जर्वेशन और इसके अलावा क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण से संबंधित जो स्किल है उसका डेवलप करना, ये भी सही बात है। पर्यावरणीय समस्याओं के वास्तविक कारणों के प्रति विद्यार्थियों में जागरूकता लाना, अवेयरनेस लाना, ये भी एक तरह से सही है, अवेयरनेस या अलर्टनेस। ठीक है। तो जो नहीं है कि सेंस में क्या है, हमें नहीं बताना है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो ये होगा ये वाला, रटने वाला, क्योंकि ये नेगेटिव लग रहा है अपने आप में, है ना। रट्टा लगाना मतलब बिना सोचे समझे बस रट रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है संरचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन में मुख्य अंतर है। बताइए, संरचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन में मुख्य अंतर क्या है। तो संरचनात्मक यानी हो गया आपका फॉर्मेटिव, है ना, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, और योगात्मक मीन्स समेटिव इवैल्यूएशन। तो दोनों में जो मुख्य अंतर है वो क्या है, तो पहला है, संरचनात्मक मूल्यांकन का प्रश्न पत्र विषय शिक्षक बनाते हैं, जबकि योगात्मक मूल्यांकन का प्रश्न पत्र बाहरी संस्थाएं तैयार करती है। हमें मुख्य अंतर देखना है ना। और एक देखिए, संरचनात्मक मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार पर केंद्रित होता है, जबकि योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थियों के प्रदर्शन को प्रमाणित करना होता है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, ये वाला बी हो गया। सी देखिए, संरचनात्मक परीक्षण अवलोकन प्रविधि पर आधारित होते हैं, जबकि योगात्मक मूल्यांकन पेपर पेंसिल परीक्षण है। ये भी हो गया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन सा मुख्य अंतर है ये हमें बताना है। संरचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन में मुख्य अंतर की हम बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। संरचनात्मक मूल्यांकन जो होता है ना, यानी फॉर्मेटिव जो इवैल्यूएशन है, वो क्या होता है, वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार पर केंद्रित होता है। यानी टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है ना, उसमें वो सुधार पर केंद्रित होता है मेन करके संरचनात्मक में। यानी टीचर जब क्लास लेते हैं तो क्लास लेते टाइम भी वो फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कर सकते हैं, और ये सुधार पे केंद्रित होता है।
जबकि जो योगात्मक होता है, समेटिव मूल्यांकन जो होता है ना, ये विद्यार्थियों के प्रदर्शन को प्रमाणित करते हैं, यानी फाइनल एग्जाम के बाद कितना परसेंट बना इसको शो करता है समेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, तो ऑप्शन भी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति का व्यक्तित्व, एक जो व्यक्ति है उसका जो पर्सनैलिटी है वो क्या है, उसके चरित्र के लिए एक मनोवैज्ञानिक शब्दावली है, या फिर एक गतिशील और सतत सतत प्रक्रिया है, या फिर उनकी उसके व्यवहार की एक निश्चित अवस्था है, या फिर मनोवैज्ञानिकों द्वारा विकसित एक अवधारणा है। तो देखिए, किसी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है ना, वो एक गतिशील और सतत प्रक्रिया है। आप देखे होंगे कि कई कई जगहों पे ऐसा लिखा होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास करके लिखा रहता है ना। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट मतलब यानी व्यक्तित्व का विकास, और व्यक्तित्व का विकास होता है मतलब ये गतिशील है और ये सतत प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि कोई इंसान एक बार में सीख गया मतलब वो उसका पर्सनालिटी डेवलप हो गया, अब डेवलप करने की जरूरत नहीं है। तो पर्सनालिटी जो है ना वो जीवन पर्यंत, यानी वूम से लेकर के टूम तक, ठीक है, वूम से लेकर के टूम तक चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि गर्भ से लेकर के कब्र तक विकास। और जो पर्सनालिटी व्यक्तित्व है वो गतिशील होती है हमेशा और सतत चलती रहती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 105, निम्नांकित कथन से आपका आशय है, इस कथन से क्या आशय है, लैटिन सिखाने से पहले शिक्षक को जॉन के बारे में ज्ञात होना चाहिए। जॉन एक लड़के का नाम है, इसके बारे में क्या ज्ञात होना चाहिए। अगर हम किसी को लैटिन सिखा रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज सिखा रहे हैं, नई लैंग्वेज, तो उसके बारे में, उस लड़के के बारे में क्या ज्ञात होना चाहिए। तो जॉन जॉन के लिए शिक्षक का दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, ये तो है, बट यहाँ पे लैटिन सिखाने से पहले शिक्षक को जॉन जॉन के बारे में मेन जो चीज़ है वो क्या होनी चाहिए, सहानुभूति तो होनी चाहिए। प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, ये भी ठीक है। शिक्षक द्वारा व्यक्तित्व विभिन्नताओं को ध्यान से देखा जाना चाहिए, ये भी है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, मेन जो चीज़ है ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान से देखा जाना चाहिए कि उसमें क्या उपलब्धि है और क्या कमी है, और इसी के अकॉर्डिंग हमें बच्चों को कोई भी लैंग्वेज या कोई भी चीज़ें जो है सिखानी चाहिए। कि भाई आप स्टैंडर्ड लैंग्वेज का सिखा रहे हो, सामने वाले को अगर नॉर्मल ही पता नहीं है, या अगर सामने वाला अच्छा नॉलेजेबल है, अच्छा नॉलेज वाला पर्सन है, उसको एकदम आप बच्चों टाइप का सिखा रहे हो, तो ये नहीं होना चाहिए। आपको व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान से देखना चाहिए, और ध्यान से देखने के बाद उस बच्चे को उस लैंग्वेज का ज्ञान देना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। तो उपचारात्मक यानी रेमेडियल टीचिंग का मेन जो उद्देश्य है, मेन जो एम है वो क्या है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। ये तो अनुशासन बनाए रखना उद्देश्य है, लेकिन प्रमुख उद्देश्य की बात हो रही है, विद्यार्थियों के सीखने में ही हो रही कठिनाइयों को सुधार करना, ये है। और एक दिया है, विद्यार्थियों में समूह भावना का विकास करना, ये भी सही है। विद्यार्थियों में अच्छी आदतों का विकास करना, अच्छी आदतों का विकास करना, ये भी है। बट यहाँ पे देखिए, उपचारात्मक यानी रेमेडियल, उपचार कब करते हैं ये बताइए। जैसे आप किसी का उपचार करते हैं तो कैसे करते हैं, तो जब लोगों को दिक्कत हो, कठिनाई हो, तब करते हैं ना, यानी कि ऑप्शन भी इसका सही आंसर है। देखिए, विद्यार्थियों की सीखने में हो रही जो डिफिकल्टी है या कठिनाई है, उसमें इंप्रूवमेंट लाना, उसको सुधारना, ये होता है उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य, यानी रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल मतलब मेडिकल टाइप का लग रहा है ना वर्ड, रेमेडियल मेडिकल, तो मेडिकल में क्या होता है, उपचार होता है, ये मान के चलिए, यानी वहां पे जब कठिनाई हो रही है तो वहां पे उपचार होगा। ऐसा भी आप ट्रिक लगा के समझ सकते हैं। और एक होता है डायग्नोस्टिक टीचिंग। डायग्नोस्टिक में क्या होता है, उसमें निदान करते हैं, उसमें प्रॉब्लम को खोजा जाता है। ठीक है, जैसे आपकी जैसे तबीयत खराब होती है तो हम चेकअप के लिए कहाँ जाते हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर जाते हैं ना। तो ऐसे टाइप से आप भी समझ सकते हैं, यानी दिमाग ऐसी ट्रिक लगा के भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 107 को, अभिवृत्ति किसी विशिष्ट प्रकरण के प्रति मनुष्य की भावनाओं, पूर्वाग्रहों, विचारों आदि को समग्र रूप से प्रदर्शित करना है। यह कथन किसका है, ये जो कथन है वो किसका है बताना है। तो क्रो का, थर्स्टन का, और कोहलर का, और डगलस का। तो अभिवृत्ति किसी विशिष्ट प्रकरण के प्रति मनुष्य की भावनाओं, पूर्वाग्रहों, विचारों आदि को समग्र रूप से प्रदर्शित करना है। ये जो कथन है ना, ये है आपके क्रो एवं क्रो के। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए
नेक्स्ट है, एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण में सत्या के कितने अंक कितने 38 उत्तर सही हैं, है ना। आप इस तथ्य को मानसिक आयु में परिवर्तित करना चाहते हैं, इस तथ्य को, है ना, जितना उत्तर आया 38 उसको आप मानसिक आयु में परिवर्तित करना चाहते हैं। आप क्या अतिरिक्त जानकारी चाहेंगे? सत्य की शारीरिक आयु, उसकी IQ और परीक्षण के लिए मानकों की तालिका या उसका साले ग्रेड। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें आपको परीक्षण के लिए मानकों की तालिका की आवश्यकता होगी, तब जाकर के हम क्या निकालेंगे, उसकी मानसिक आयु निकालेंगे। एक और होता है IQ वाला, है ना, IQ वाला, जैसे IQ वाला है, इसमें ये वाला फॉर्मूला जो होता है वो होता है, क्या होता है, MA/CA × 100। इस वाले में क्या होगा, इसमें अगर मेंटल एज दिया है, मानसिक आयु दिया है, तो आप मानसिक आयु है और ये क्रोनोलॉजिकल एज है ना, मानसिक आयु और जो आयु है व्यक्ति की आयु, कालानुक्रमिक एज जिसको बोल सकते हैं, तो ये है, ये इसके द्वारा आप IQ निकाल सकते हैं। और अगर IQ दिया है, MA दिया है, मेंटल एज दिया है, तो ये निकाल सकते हैं, तो इस ऐसा निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, 38 उत्तर सही है बोला जा रहा है, उसमें मानसिक आयु का मान ज्ञात करना है, MA ज्ञात करना है, मेंटल एज। तो कैसे करोगे, तो उसके लिए आपको परीक्षण के लिए मानकों की तालिका ज्ञात होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, उत्तम परीक्षण की तकनीकी कसौटियों के संबंध में उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो उत्तम परीक्षण की तकनीकी कसौटियों के संबंध में जो उपयुक्त विकल्प होगा वो कौन कौन सा होगा, तो कौन कौन सा होगा बताइए। तो इसमें आपका वैधता तो होनी चाहिए, है ना, मानक भी होनी चाहिए, ग्राह्यता की जरूरत नहीं है, प्रमापीकरण की भी जरूरत नहीं है। तो P और Q यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें जो है ना, विश्वसनीयता भी आ सकता है, वस्तुनिष्ठता आ सकता है, और मानक एवं विभेदन जो शक्ति है वो सारी चीजें आ जाती है। ओके, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मूल्यांकन एक खाली स्थान प्रक्रिया है। इवैल्यूएशन इज अ ब्लैंक प्रोसेस। किस तरह की प्रक्रिया है मूल्यांकन? तो मूल्यांकन विकासात्मक है, सतत है, नियमित है या खंडित है? मूल्यांकन कब होता है, किस तरह से होता है? तो मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये, है ना। मूल्यांकन जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में लिखने के साथ साथ जोर से पढ़ने पर महत्व दिया जाता है। आप देखेंगे प्राइमरी स्कूल में इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ाते हैं टीचर्स भी, और जाहिर सी बात है प्राइमरी, अगर हम बात करें ना, प्राइमरी स्कूल के टीचर्स, मिडिल स्कूल के टीचर, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल के टीचर, यानी जितनी आप आगे क्लास में बढ़ते जाएंगे ना, उतना ही टीचर्स को कम दिक्कत होती है, यानी चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। जितने आप छोटे छोटे क्लास में जाओगे, बच्चों को संभालना उतना ही मुश्किल होता है, उतना ही एनर्जी की जरूरत रहती है ना। तो पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में लिखने के साथ साथ जोर से पढ़ने पर जोर दिया जाता है। ये ऐसा क्यों किया जाता है? यह सीखने के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अनुकूलन का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि या गेस्टाल्ट का सिद्धांत, या कोट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत। तो इसमें से ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। इसमें बच्चे क्या करते हैं, प्रयास करते हैं बार बार अगेन एंड अगेन, एंड त्रुटि का सिद्धांत, तो गलती करते हैं सुधारते हैं, गलती करते हैं सुधारते जाते हैं, ऐसा। कक्षा में विचार संप्रेषण किस पर निर्भर करता है? तो कक्षा में विचार संप्रेषण जो होता है, यानी थॉट कम्युनिकेशन है, वो किस पर निर्भर करता है? छात्रों की योग्यता पर, या अध्यापक की भाषण कला पर, या फिर कक्षा की अंतःक्रियाओं पर, या फिर विषय की कठिनाई पर? तो कक्षा में विचार संप्रेषण, थॉट कम्युनिकेट करना, बातचीत करना आपस में, ये किस पर निर्भर करता है? तो ये जो है ना, कक्षा की अंतःक्रियाओं यानी इंटरेक्शंस इन क्लास, इस पर निर्भर करता है, क्लास में किस तरह के इंटरेक्शन हो रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, NCA 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो बताइए, NCA 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गुणवत्तापूर्ण गणित की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रत्येक विद्यार्थी का, प्रत्येक बच्चे का है, सही है। बच्चे गणित से डरने के बजाय उसका आनंद उठाना सीखे, ये भी सही है। गणित की कक्षा में बच्चे सार्थक समस्याएं उठाए और उन्हें हल करें, ये भी सही है। गणित जो है चयनित विद्यार्थियों को ही पढ़ाया जाना चाहिए, ये गलत है, यही हमें निकालना था गलत वाला। तो भाई गणित जो है ना वो सबको मिलना चाहिए ना बराबर, इसमें सिर्फ जो सिलेक्टेड विद्यार्थी हैं, सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, उनको ही पढ़ाना है, और बाकी क्या करेंगे?
इसलिए ये गलत हो जाएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार ये कथन गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मूल्यांकन के स्वयं आलेख उपकरणों में शामिल नहीं है। मूल्यांकन के स्वयं आलेख उपकरणों में शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है? प्रश्नावली, वार्ता, समाज मिति विधि और आत्मकथा। तो मूल्यांकन के स्वयं आलेख उपकरणों में जो शामिल नहीं है वो है आपका आत्मकथा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। प्रश्नावली भी है शामिल है, वार्ता भी है और समाज मिति प्रविधि भी है। आत्मकथा जो है ना, ये मूल्यांकन के स्वयं आलेख उपकरणों में शामिल नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में इसके बाकी जो क्वेश्चंस है उसे भी कवर करेंगे। एक अध्यापक के समक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? तो एक अध्यापक के समक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो चुनौती है वो प्रश्न पत्र तैयार करना है, या फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाना है, या फिर छात्रों को तैयार करना कि वे अपने गृह कार्य करें, या फिर कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। तो देखिए, एक अध्यापक के लिए, एक टीचर के लिए ना सर्वाधिक जो चुनौतीपूर्ण जो कार्य है, जो एकदम मोस्ट समझ सकते हैं जो चैलेंज है, मेन चैलेंज वो क्या होता है? वो होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, इंटरेस्टिंग बनाना। दोस्तों, पढ़ाने वाले टीचर्स तो बहुत मिल जाएंगे, एक से बढ़ के एक नॉलेजेबल टीचर्स है, बहुत ज्ञान वाले ज्ञानी टीचर्स है, लेकिन सिर्फ ज्ञानी होना, इट डजंट मैटर दैट ही इज एबल टू टीच वेल और शी इज एबल टू टीच वेल, एंड वो अपने मैटर को, अपनी जो चीज़ें, अपने ज्ञान को सही ढंग से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, या फिर उनकी जो नॉलेज है, उनका जो ज्ञान है ना, उनको बच्चे अच्छे से ग्रास्प कर पा रहे हैं, यानी अच्छे से वो ग्रहण कर पा रहे हैं। ये जरूरी नहीं होता। टीचर्स के पास कितना नॉलेज है ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट ये होता है कि वो कितना अच्छे से अपने ज्ञान को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, कितने अच्छे से उनके बच्चे या उनके जो स्टूडेंट्स है या उनके जो कैंडिडेट है वो उनकी बात को अच्छे से समझ रहे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अगर हम इंटरेस्टिंग बनाते हैं, अधिगम बनाते हैं, तो यही इंटरेस्टिंग बनाना, यही जो होता है ना अध्यापक के लिए बहुत बड़ा एक चुनौती होता है ना। हर टॉपिक को इंटरेस्ट के साथ पढ़ाना, एकदम मजे के साथ पढ़ाना, और बच्चे भी उस चीज़ को एंजॉय करें, बोरिंग ना हो, ना मजबूरी में पढ़े, ये सबसे बड़ा चुनौती है। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने टॉप 15 क्वेश्चंस आज कवर कर लिए हैं। आई होप कि आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा। तो मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।